कंडीशंस हैं डिसाइड करने के लिए कि आपका जो कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, और या फिर वो ऐसा कर्व है जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स हैं। इनकी सारी हम लोगों ने कंडीशंस डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसमें किसी को वैसे तो उस दिन क्लास में बहुत कम बच्चे थे और मुझे बाद में पता चला कि आप लोगों को क्लास के बारे में पता नहीं था, बट मैंने आप लोगों को जब थर्सडे को क्लास या फ्राइडे को, जिस दिन भी मैंने नहीं लिया था, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था उसी दिन कि मैं संडे को क्लास लूंगी। तो बाय द वे, अगर आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव बताना आपको भूल भी गए तो आप लोगों को चेक तो करना चाहिए था एक बार अपना अकाउंट। क्लास में उस दिन सिर्फ 14 या 15 बच्चे थे संडे को। आप लोगों ने अपने एंड पे एक भी बार क्यों नहीं चेक किया अकाउंट? मुझे बस इतना बता दीजिए। बाय द वे, उनसे मिस हो गया, हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी भी गलतियां हो सकती हैं। शिवम, संडे के लिए कोई आपको मैसेज क्यों करेगा कि क्लास नहीं चलेगी? संडे को तो मेरी शेड्यूल क्लास होती ही नहीं है। चलनी होगी तो मैसेज आएगा ना। मैंने जब लास्ट थर्सडे या फ्राइडे जिस भी दिन नहीं लिया था, मैंने ये मैसेज ड्रॉप करवाया था कि मैं इस क्लास को संडे को कॉम्पनसेट करूंगी। टाइम नहीं बताया था मैंने, और मैंने 9 बजे का टाइम रखा भी नहीं था, इसलिए मैंने तो 9 बजे के बाद का टाइम रखा था कि अगर किसी से मिस हो जाता तो भी वो देखते कि 11 बजे का क्लास रखा था मैंने। चले, कोई बात नहीं है। जब भी हम आप लोग को क्लास अगर पोस्टपोन करें, और अगर मैंने ये मैसेज ड्रॉप करवाया कि मैं इस पर्टिकुलर डे पे लूंगी, अब वो संडे हो या कोई डे हो, तो एक बार चेक कर लिया करिए आप लोग अपने एंड पे भी। और अगर हमने कोई डे बोला ही नहीं है तब अलग बात है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम कर दे रहे हैं आप लोग के साथ। बाकी जिन लोगों ने क्लास किया, आप लोग उनसे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा कुछ मैंने ऐसा टेक्निकल नहीं डिस्कस किया था। जिन लोगों का मैथमेटिक्स है उनको तो पता ही होगा, बट जिनका नहीं भी है, हम लोग एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। हम लोग लास्ट जब जो मेरी बिफोर लास्ट क्लास थी जो मेरी, उसमें मैंने आप लोग के साथ इंक्रीजिंग वाले दोनों फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे, इंक्रीजिंग वाली दोनों कंडीशंस डिस्कस कर ली थी। तो वहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, जिसमें हम लोगों ने दो कंडीशंस डिस्कस की थी। जस्ट अ सेकंड। पहली ये कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 अगर आपका जो कर्व है वो आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दो तरह के पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और दूसरी सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमने डिस्कस किया था पहले वाले केस में कि आपका जो एफ डबल डैश है वो लेस देन 0 आएगा, और सेकंड वाले केस में एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आएगा। ये वाला इस वाला डायग्राम के लिए, और ये इसके लिए। और हम लोगों ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि अगर पहली ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही केस में है जो, तो हम लोग कहेंगे कि ये कर्व आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग है या इंक्रीजिंग रेट पे है। इंक्रीजिंग कर्व है ये, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या बताती है कि किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी लेस देन 0 है, तो मतलब ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। और ये पता करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी, ये कैसे पता करेंगे आप? डिफरेंशिएशन करके, नॉर्मल सम। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपको स्लोप के बारे में बता रही है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक करने के लिए कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं, फंक्शन अगर है उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, अलग बात है, आपको पता चल जाएगा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। बट उसका इंटरप्रिटेशन कैसे आप करेंगे कि वो कर्व कैसा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कर्व नहीं दिया होगा, आपको फंक्शन दिया होगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कोई भी दो पॉइंट्स कर्व पे ले लीजिए। मान लीजिए ये आपके दो पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स पे आप एंगल ड्रॉ करिए, टैंजेंट ड्रॉ करके एंगल ड्रॉ करिए। तो पॉइंट ए के लिए जो एंगल बन रहा है, सपोज करिए वो θ1 है। ठीक है, अब पॉइंट बी पर भी एक टैंजेंट ड्रॉ करिए और उस पर एंगल बनाइए, मान लीजिए ये है θ2।
और हमने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर जो आपका पॉइंट राइट में है, जैसे यहाँ पर हमारे केस में जो पॉइंट बी है वो राइट साइड पे है, ठीक है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है अगर उसका एंगल पहले वाले से कम बन रहा है, इस केस में थीटा टू का जो एंगल है दैट इज लेस देन थीटा वन, इसका मतलब है कि आपकी जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो लेस देन जीरो आएगी। एंड लेस देन जीरो का मतलब क्या था, हम लोगों ने कहा था डिक्रीजिंग रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बताती है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट पे कर रहा है वो आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बताएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पे हमें पता चलता है कि डिक्रीजिंग रेट है क्योंकि लेस देन जीरो है, तो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये कर्व ऐसा है जो इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया दो बार, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन उसकी ग्रेटर देन जीरो आई और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन उसकी लेस देन जीरो आई, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन है उसका जब आप कर्व प्लॉट करेंगे तो वो इस नेचर का बनेगा। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि मान लीजिए कि एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और वो कॉनकेव है टू द एक्स एक्सिस, तो इस कर्व की दोनों कंडीशंस बताइए, इस तरीके से पूछ सकता है। या उल्टा पूछ सकता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन जीरो है और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो है तो कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस होगा या अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू द एक्स एक्सिस होगा, वगैरह वगैरह आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं सेकेंड वाले पे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इसकी भी ग्रेटर देन जीरो है बिकॉज ये भी पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व है। इसकी भी सेकेंड ऑर्डर चेक करने के लिए आप कोई दो पॉइंट्स इस पे ले लीजिए और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एंगल चेक कर लीजिए। ए पर एंगल बन रहा है थीटा वन और जो पॉइंट बी है उस पे एंगल बन रहा है थीटा टू। एंड सेकेंड वाले केस में जो थीटा टू एंगल है दैट इज ग्रेटर देन थीटा वन और थीटा थीटा टू किस पॉइंट का एंगल है, पॉइंट बी का, जो कि आपका राइट साइड पे था। तो इस केस में जो पॉइंट बी का एंगल है वो पॉइंट ए से ज्यादा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो ग्रेटर देन जीरो है। और इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग रेट की, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो हो मतलब हम इंक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन जीरो है ही, तो आप कह रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है ये कर्व, तो इंक्रीजिंग एट एंड इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई दर से ये कर्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कर्व का नेचर क्या है, ये कर्व ऐसा है, यानी ये जो बाहर निकला वाला पार्ट है ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको आप कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ ये उत्तल है, अपवर्ड स्लोपिंग है एंड कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है। और ये वाला क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग है बट कॉन्केव टू द एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से आपसे एक्सप्लेनेशंस पूछ सकते हैं वो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो कर्व था वो आप हम लोगों ने जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था जब सेम हम लोग बात कर रहे हो नेगेटिव स्लोप में। तो नेगेटिव स्लोप आपके दो तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका पॉजिटिव स्लोप दो तरह का हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग है तो इसका मतलब उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो लेस देन जीरो होगी, चाहे आप इस केस की बात करें चाहे आप सेकेंड केस की बात करें। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक करने के लिए इसमें भी आप दो पॉइंट्स ले लीजिए कोई से भी, मान लीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, दोनों पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और देखिए कि किसका एंगल ज्यादा बन रहा है। तो पहले आप पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एंगल बन रहा है थीटा वन। फिर आप पॉइंट बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसका एंगल बन रहा है थीटा टू। क्योंकि पॉइंट बी पे जो लाइन है वो ज्यादा खड़ी हुई है, तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि थीटा टू जो एंगल है वो कम है थीटा वन से। इस केस में थीटा टू इज लेस देन थीटा वन, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, जो एफ डबल डैश है इज लेस देन जीरो, क्योंकि जो बी पॉइंट का एंगल है वो ए पॉइंट से कम बन रहा है। तो इस कर्व का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लेस देन जीरो का मतलब था डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो का मतलब है ये कर्व डिक्रीज कर रहा है या नेगेटिव स्लोप का है। तो इसका इंटरप्रिटेशन है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये कर्व घट रहा है घटती हुई दर से।
सेकंड वाले पे आते हैं। इस पे भी कोई 2 पॉइंट्स ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इसकी लेस देन 0 है, ये आप लोग निकाल चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया कि कर्व आपका नेगेटिव स्लोपिंग है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए पहले पॉइंट ए पे जो है उस पर आप उसका एंगल बनाइए θ1, देन पॉइंट बी पे जो है उस पर एंगल बनाइए θ2। अब इस केस में जो एंगल θ2 है दैट इज ग्रेटर देन एंगल θ1 एंड θ2 आपका पॉइंट बी को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है इस केस में वो आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 का मतलब है ये कर्व आपका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बढ़ती हुई दर से घट रहा है, इंक्रीजिंग रेट से घट रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। और इसी चीज को अगर हम दूसरे वे में एक्सप्लेन करें, मतलब इस कर्व के इंटरप्रिटेशन को हम दूसरे वे में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि पहला वाला केस में कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू द ओरिजिन। जिस साइड कर्व अंदर की तरफ घुसा होता है वो आपका कॉनकेव वाला साइड होता है। ओरिजिन आपका यहाँ पर ये है जहां से ये शुरू हो रहा है ग्राफ। तो ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ गिरता हुआ है और ओरिजिन की तरफ ये कॉनकेव है। इसी तरीके से अगर इस वाले का इंटरप्रिटेशन लिखें सेकेंड वाले का, तो आप लिख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स कौन सा साइड होता है, जो कर्व का बाहर निकला वाला साइड होता है। तो कर्व का ये साइड बाहर की तरफ है, किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, और ये कर्व नीचे की तरफ गिरता हुआ है। तो आप ये भी इस कर्व का इंटरप्रिटेशन ये भी दे सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 है और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, तो आप बात कर रहे होंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, या आप बात कर रहे होंगे ऐसे कर्व की जो डिक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसी तरीके से अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 है एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी लेस देन 0 है, तो आप बात कर रहे होंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की जो कॉनकेव है टू द ओरिजिन, या फिर एक ऐसे कर्व की जो डिक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिक्रीजिंग का। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आप लोगों से ये जब तीनों कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, इसके साथ साथ हमने एक आप लोग के साथ लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, लास्ट वाली क्लास में नहीं, जिसमें मैंने कहा था कि पॉजिटिव स्लोपिंग आपका ऐसा भी हो सकता है और नेगेटिव स्लोपिंग आपका ऐसा भी हो सकता है। बट इन दैट केस हम लोगों ने कहा था क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो इन दोनों केस में आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन 0 हो जाएगी। बिकॉज सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या बताती है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से जो आया वो किस रेट पे बदल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो आपको स्लोप बता रहा है दोनों केस में, तो यहाँ पर आपका एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आपका एफ डैश लेस देन 0 है। बट ये क्या बता दिया आपको, स्लोप बता दिया इसने। ठीक है, कि पहले वाले केस में आपका स्लोप पॉजिटिव है और दूसरे वाले में आपका नेगेटिव है, बट ये स्लोप थ्रू आउट द लाइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी कि सेम रेट से बदल रहा होगा। तो उस केस में सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी, आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, इसलिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी इन दोनों केस में 0 हो जाती है। तो एफ डबल डैश यहाँ पे भी 0 होगा, एफ डबल डैश यहाँ पे भी 0 होगा। बहुत ज्यादा ये वाला पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है यूजुअली कर्व्स वाला ही, चाहे ये दोनों हो चाहे जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया ये दोनों हो। ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक है जो आप लोगों को बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही पूछता है आप लोगों से, या अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं और अगर किसी वे में पूछ सके तो, अभी तक तो नहीं पूछा है, बट नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। अब मेन वाले पार्ट में आते हैं जो हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम वाला डिस्कस किया था। मैंने जो यहाँ तक डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसमें हमने आप लोगों से कहा कि स्लोप या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, और नहीं तो हम बात करेंगे कांस्टेंट नेगेटिव या कांस्टेंट पॉजिटिव की। कांस्टेंट होगा चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, अभी तक हमने ये बात किया। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप कर्व या एक ऐसे कर्व के साथ डील कर रहे हो, उसके किसी ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हो जहां पे उसका जो स्लोप है वो 0 हो। ठीक है, तो किसी कर्व का स्लोप 0 कहाँ हो सकता है, हम कर्व की बात कर रहे हैं, हम लाइन की बात नहीं कर रहे। तो किसी कर्व का जो स्लोप है
वो जीरो तब हो सकता है जब कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हो या आपके मिनिमम पॉइंट पर हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बिजनेस साइकिल्स पढ़ी होंगी, व्यापार चक्र आप लोगों ने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, तो उसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि फ्लक्चुएशंस होते हैं और धीरे धीरे आपका आउटपुट ऊपर नीचे डाउन उस लाइन के ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह के कर्व्स में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स भी मिल रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, और आपको मिनिमम पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनिमम जो आपके पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। सो इन दैट केस उस पॉइंट पर आपका जो स्लोप है वो जीरो होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग ये अब नया जो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम दो तरह के कंडीशंस डिस्कस कर सकते हैं। या तो आपका कर्व ऐसा हो और या तो आपका कर्व ऐसा हो। किसी एक कर्व में भी आपको ये दोनों फ्लक्चुएशंस मिल सकते हैं, बट हम लोग अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये जो पहला वाला है, इसमें मान लीजिए हम इसको कहते हैं पॉइंट ए। तो यहाँ पर पॉइंट ए आपका इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले की बात करें, उसको कह दें कि ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी यहाँ पर आपका इस कर्व का मिनिमम पॉइंट दिखा रहा है। अब बात ये है कि जब तक आपके सामने कर्व है, आप देख के बता सकते हैं कि इट इज मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। बट जब आपके पास कर्व नहीं है, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और आपको फंक्शन के थ्रू पता करना है कि ये कर्व मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस केस में आपको दो कंडीशंस पता होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की। तो आपको पता है कि बिकॉज आप मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालेंगे, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे वो पॉइंट बी हो, ये टैंजेंट क्योंकि आपका एकदम फ्लैट है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। इसका मतलब है कि दोनों केस में, चाहे आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो या आप मिनिमा की बात कर रहे हो, दोनों केस में जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बता रही है, स्लोप बता रही है। और हम दोनों केस की बात मतलब क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट ए या पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। तो या तो आप चाहे पॉइंट ए पर हो चाहे आप पॉइंट बी पर हो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी जीरो हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक करना है, बिकॉज आपको चेक करना है कि पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। उसके लिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं मैक्सिमा पॉइंट की, तो जब आपके दिमाग में हो कि अच्छा कोई पॉइंट मैक्सिमम कब कहला सकता है, अब हम लोग मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और हम लोग राइट वर्ड्स ही मूव करते हैं हमेशा। ठीक है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, इस तरीके से हम राइट पर मूव करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम राइट पर मूव कर रहे हैं, किसी पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट कब कहेंगे, जब उसके पीछे का जो पार्ट था कर्व का और उसके आगे आने वाला जो पार्ट है कर्व का, वो दोनों उससे कम हो, वाई एक्सिस पे अगर हम कंपेयर करें तो, तभी वो पॉइंट मैक्सिमा हो सकता है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आपका मैक्सिमा कब कहलाएगा, वो मैक्सिमम पॉइंट आपके कर्व का कब हो सकता है, जब उस कर्व के पीछे का जो हिस्सा था और जो आगे आने वाला हिस्सा है वो उस पॉइंट के नीचे हो, तभी वो आपका पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहला सकता है। अब जब आप पॉइंट ए की बात कर रहे होंगे, दैट मीन्स आप पॉइंट ए की जितना पहले वाला जितना हिस्सा है वो तो आप कवर कर चुके होंगे, तभी आप पॉइंट ए पे पहुंचे होंगे। तो अब हमें इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास पीछे का हिस्सा नहीं है, हमें आगे के हिस्से पर ही फोकस करना है, यानी कि आने वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आने वाले पार्ट में हमें पता है कि अगर पॉइंट ए मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो इसके आगे आने वाला जो कर्व का हिस्सा है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, या हम कह सकते हैं कि इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर हम सिर्फ इस हिस्से की बात करें कर्व के, तो ये हिस्सा क्या है, कैसा स्लोप है इस हिस्से का, नेगेटिव स्लोप है। दो तरह के हम लोग स्लोप पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कर्व गिरता हुआ है यहाँ पर इस पार्ट में, तो यानी इस पार्ट पे ये जो कर्व है इसका स्लोप नेगेटिव है। तो यानी कि अगर हमें पता करना है कि पॉइंट ए आपका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है या नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। यानी कि आप कर्व का जो आगे आने वाला जो पार्ट है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है मैक्सिमा के केस में, वो आपकी लेस देन जीरो होनी चाहिए। तभी आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट था जिसके लिए हमने ये दोनों कंडीशंस चेक की,
ये आपका मैक्सिमम का पॉइंट था। तो मैक्सिमम या मिनिमम के जो पॉइंट्स हैं उसको डिफरेंशिएशन की टर्मिनोलॉजी में हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं, मीनिंग वही है उसकी, बट मैक्सिमा या मिनिमा की कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब आते हैं मिनिमा पॉइंट पे। अब जिस तरीके से ए को एक्सप्लेन किया उसी तरीके से बी के भी एक्सप्लेनेशन को रखते हैं। तो बी पॉइंट अगर आपका मिनिमम पॉइंट है किसी कर्व का, दैट मीन्स उसके पीछे जितने पॉइंट्स बीते होंगे वो उसके ऊपर रहे होंगे, और उसके आगे आने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो भी उस पॉइंट के ऊपर रहे और ऊपर होंगे, तभी आप कहेंगे कि बी पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट है। तो अब पीछे वाला हिस्सा तो बीत चुका है, तो हम आगे वाले पार्ट की बात करें अगर कर्व की, तो आगे आने वाला पार्ट ये पार्ट है। तो इस पार्ट पे बी के राइट पे ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ उठता हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कर्व जो है इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, यानी कि कोई पॉइंट बी आपका मिनिमम पॉइंट तब कहला रहा है जबकि उसकी उस कर्व के आगे आने वाला जो रेट ऑफ चेंज है उसका वो पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि जो आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है मिनिमा के केस में इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा तभी आप कहेंगे कि बी पॉइंट के राइट पे कर्व का जो नेचर है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ है, दैट मीन्स बी के बाद का जो हिस्सा है कर्व का वो उससे ऊपर है, तो आपका जो बी का पॉइंट है दैट इज मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस हैं कि आपने कहा कि अगर हम स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप की बात नहीं कर रहे, हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपने मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे प्रूव करेंगे। ये उल्टा है रिलेशन, बट इसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो दोनों में जीरो है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जब लेस देन जीरो है, यानी कि ये नेगेटिव स्लोप को दिखा रहा है, तब आपका मैक्सिमा की कंडीशन है। और जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपका ग्रेटर देन जीरो यानी कि ये पॉजिटिव को दिखा रहा है, तब आपकी मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, ऑल्दो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, इजी है ये। मैक्सिमा की दो कंडीशंस क्या होंगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इक्वल टू जीरो है एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इक्वल टू जीरो क्यों है, बिकॉज ये मैक्सिमम का पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जीरो आना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सिमिलरली सेकेंड में मिनिमम में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जीरो क्यों है, बिकॉज ये आपका मिनिमम पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालेंगे वो आपका जीरो आएगा। तो हमेशा जब भी आप कर्व में मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी जीरो हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर लेस देन जीरो है तो आप मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो है तो आप मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने यही सारा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हम आज की क्लास मैंने मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन पार्ट के लिए रखी थी, जो कि जिस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं एग्जाम में। उसके लिए जब भी आप लोगों को मैक्सिमा या मिनिमा के कंसेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी हम लोगों ने ये जो दो कंडीशंस पढ़ी यहाँ पर मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए, इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं और कहते हैं कि हम इनको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिमा या मिनिमा, कोई पॉइंट है मैक्सिमा का या मिनिमा का, इसको चेक करने के लिए हम पहले नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं। नेसेसरी कंडीशन कहता है कि अगर आपका y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा कोई फंक्शन है और इसके लिए आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, तो यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आपका है dy by dx, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, चाहे आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो चाहे आप मिनिमा की बात कर रहे हो। लेकिन ये जो कंडीशन है ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, ये आपको सिर्फ ये बताएगी कि जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमा भी हो सकता है या फिर वो आपका पॉइंट मिनिमा भी हो सकता है। यहाँ से आपको ये नहीं पता चलता सर्टेनली कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो इसके लिए आप सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं जो कि हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, जिससे हमें फाइंड फॉर श्योर पता चल जाता है कि जो आपका पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यानी d2y by dx2 ग्रेटर देन जीरो है तो आप मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन d2y by dx2 लेस देन जीरो है तो ये आपकी मैक्सिमा की कंडीशन है।
फंक्शन रोहित आपके कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ना, आप किसी कर्व के लिए ही तो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट चेक कर रहे होंगे, तो हर एक कर्व का, हर एक लाइन का एक फंक्शन होता है। मैंने यहाँ पे जनरलाइज नोटेशन में ये फंक्शन लिखा है, आपको ये फंक्शन ऐसा नहीं दिया होगा, हो सकता है आपको ये फंक्शन ऐसा कुछ दिया हो, 2x³ + 3x² + 4x + 5, हो सकता है ऐसा कुछ दिया हो। यहाँ पे हमने सिर्फ एक जनरलाइज नोटेशन में ये फंक्शन लिखा हुआ है। हमेशा कोई भी फंक्शन जो होता है वो आपके कर्व या लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन आपको सिर्फ ये दिखाती है या बताती है कि हम लोगों ने सारे पॉइंट्स में से केवल मैक्सिमा या मिनिमम वाले पॉइंट्स को कॉर्नर आउट कर लिया है। अब वो बस हमें ये पता है कि ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये आपको सफिशिएंट कंडीशन से ही पता चलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि नेसेसरी कंडीशन होती है वो, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो आपकी होती है उसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमा या मिनिमा का जब हम लोग यूज की बात करते हैं तो क्या यूज है उनका, जब हम लोग इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं। अब वैसे तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है, कर्व के मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। बट जब हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की। तो इसमें अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे जिनका अलग अलग बिहेवियर होगा। अगर हम लोग, आप लोग ने अभी तक कई तरह के डिस्कशंस पढ़े होंगे, तो जब आप प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर जब मार्केट में जाता है तो उसके क्या क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं। उसका मोटिवेशन हो सकता है कि उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उसका मोटिवेशन हो सकता है कि उसको अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशंस हो सकते हैं। जब आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसका मोटिवेशन हो कि हमें अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, और या फिर हमें अपने सैक्रिफाइस को कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है। तो अलग अलग एजेंट्स हैं, प्रोड्यूसर आपका एक डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट है, कंज्यूमर आपका एक डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट है, और भी इकोनॉमिक एजेंट्स हो सकते हैं जिनके अपने अपने जो है इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिनका अपना अपना मोटिवेशन फोकस हो सकता है कि हमें क्या करना है मार्केट में जाके। तो हर किसी का अपना एक मोटिवेशन है जो कि अल्टीमेटली एंड कर रहा है किस चीज पे, उन्हें या तो कुछ मैक्सिमाइज करना है या तो उन्हें कुछ मिनिमाइज करना है। तो जब बात मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की आती है इस तरीके की, जहां पर डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वहां पे बात आती है मैक्सिमा या मिनिमा के एप्लीकेशन की। जैसे कि आप लोग को जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें आप लोगों से पूछ सकता है कि लाइक प्रोड्यूसर का आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया है, रेवेन्यू का फंक्शन दिया है, और आपसे कह रहा है कि ये प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो पता करिए कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे इस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, ये पता करिए। तो इन सब चीजों के एप्लीकेशन में हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था आप लोगों को कि इन सारे तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को मार्केट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, जो आप लोगों ने अभी तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़े हैं, ठीक है। युक्ति वो एक तरीके से यूटिलिटी को ही आप कह दीजिए कि यूटिलिटी अगर मैक्सिमम होगी तो सैक्रिफाइस आपका मिनिमम होगा। तो वो आपको डिफरेंट वे में आपको फंक्शंस दे सकते हैं। आपका यूटिलिटी अगर जा रही है यानी कि आप सैक्रिफाइस ज्यादा कर रहे हैं, आप और भी कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं, मैंने बस एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखा है कि आपको फंक्शंस अलग अलग तरीके से दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कॉस्ट के फॉर्म में आपको सैक्रिफाइस को दे रहा हो कि इसके प्राइस इतनी है इस पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो आप जितना ज्यादा प्राइस किसी कमोडिटी के लिए पे करते हैं उतना आप कह रहे हैं कि हम अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना सेटिस्फैक्शन। तो वो डिफरेंट वे में आपको जिस हिसाब से फंक्शंस दिए उस हिसाब से आप काम करेंगे। क्वेश्चन में आपको जो सा फंक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यूजुअली जो क्वेश्चन में फंक्शंस दिए होंगे वो आपको कहेंगे कि आपको या तो प्रॉफिट पता करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में पता करना है, या तो आपको मिनिमम कॉस्ट के बारे में पता करना है, या तो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी के बारे में पता करना है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा आते हैं।
तो इस तीनों के ये कैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज कर रहे हैं, मतलब आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं या फिर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ये आपका इस पर्टिकुलर कंज्यूमर का ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, या फिर ये आपका कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज करना है। या कई बार फंक्शन नहीं दिया होगा, आपको फंक्शन को निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो पहले आप फंक्शन निकालिए फिर आप उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करिए। तो ये डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया और आपको अपना लॉजिक लगाना है उसमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है, जो आप लोगों ने अलग अलग मार्केट्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी है, वो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम पर होता है, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में किसी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। क्योंकि वो जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंडीशन नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए। और वो जो लॉजिक है वो पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करने का, वो आपका मार्केट के सेगमेंट से ही आएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए मार्केट के बारे में। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिक सा, तब आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट इसमें। सपोज करिए एक आपका प्रोड्यूसर है जिसका आपको कॉस्ट फंक्शन दिया है। अब कई बार क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट लिखा होगा, बट एक्चुअली में वो टोटल कॉस्ट का फंक्शन होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ही समझिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल वो बोले कि एवरेज कॉस्ट है या एवरेज या मार्जिनल कॉस्ट है। जब तक कि वो सिर्फ उसको कॉस्ट कह रहे हैं या फिर सिर्फ या टोटल कॉस्ट कह रहे हैं, मतलब वो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। तो प्रोड्यूसर का एक प्रोड्यूसर है, उसका आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है जो है 1/3 x³ -7x² +111x +50। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये प्रोड्यूसर का कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है एंड आपको प्रोड्यूसर का डिमांड फंक्शन दिया है। डिमांड फंक्शन है उसका x = 100 - p। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड क्या क्या करना है। राइट डाउन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, TR मतलब टोटल रेवेन्यू फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ x। x यहाँ पर क्वांटिटी है, x क्वांटिटी और p प्राइस है। तो आपसे क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि राइट डाउन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। अभी हम लोग आएंगे इस पे। सेकंड कह रहा है फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का वो पता लगाइए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर ये प्रोड्यूसर कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना इसका एग्जैक्ट वो पता करिए। ठीक है, अथर्व कुमार शुक्ला, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है? प्राइस आपकी इज इक्वल टू 3 एंड प्राइस डिक्रीजेस बाय 5%। तो आप प्राइस को 5% से रिड्यूस करिए और उस प्राइस को वर्कआउट करिए इस डिमांड फंक्शन के लिए। रिलेटिव इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहा है वो। और जो आपका न्यू डिमांड आए उस पर्सपेक्टिव, न्यू डिमांड क्या फंक्शन तो यही रहेगा। तो न्यू पी और न्यू एक्स पर आप अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्कआउट करिए। आपस में आप लोग डिस्कस किया करिए कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग को सोल्यूशन आपस में मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको टीआर का फंक्शन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा कॉस्ट का फंक्शन है और डिमांड का फंक्शन है, पहले इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा क्लियर होगा। टीसी का फंक्शन दिया है 1/3 x³ -7x² +111x +50
एंड सेकंड है आपका डिमांड का फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 100 माइनस पी। पहला पार्ट कह रहा है कि आपको टोटल रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, p इंटू एक्स करके। यहाँ पर p आपकी प्राइस है और x आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द टी आर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, जो कि आप अभी नहीं कर सकते इस डिमांड फंक्शन से। आपको इस फंक्शन का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा एंड हमें इस फंक्शन को p इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अभी क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में, हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए ये। और यूजुअल सर्कमस्टांस में भी चाहे क्वेश्चन ने ये ना कहा होता आपसे इन टर्म्स ऑफ एक्स, चाहे ये बात नहीं भी कही होती, तो भी जब भी आपको डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा और आपको उससे टोटल रेवेन्यू का फंक्शन निकालना होगा, तो हमेशा p इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए डिमांड फंक्शन। अगर नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको चेंज करें। आप इस फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में रखेंगे तो टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में आपको राइट साइड पे p का टर्म मिलेगा। हमें p का टर्म नहीं चाहिए, प्राइस अननोन प्राइस नहीं चाहिए हमें। हमें अननोन क्वांटिटी चलेगी टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में, हम x के रेफरेंस में हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं, बट हमें p नहीं चाहिए होगा यूजुअल सर्कमस्टांस में। अब अनलेस एंड अनटिल आपसे क्वेश्चन अलग से बोले कि आपको p के टर्म्स में निकालना है टोटल रेवेन्यू, वो अलग बात है। बट यूजुअली अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है या बोल भी रखा है तो हमेशा आपको x के फॉर्म में निकालना है। तो पहले तो आप इसका फॉर्म चेंज करिए और p इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। हमें p के लिए इक्वेट करना था इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद इस tr के फंक्शन में p की जगह 100 माइनस एक्स रखिए और इनटू x। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका tr है, ठीक है। रोहित कुमार, आप किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो टीआर आपका ये हो गया, आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है, राइट डाउन द टीआर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। आपको ऐसा आउटपुट निकालना है इतने कि आप, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाए कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए जब भी आपसे कहे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट या कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पर होगी, जब भी किसी चीज का मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग चीज आपसे पूछता है तो आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए होता है। तो हमसे यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने की बात कर रहा है, यानी हमें प्रॉफिट का फंक्शन चाहिए और प्रॉफिट का फंक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फंक्शन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फंक्शन कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम आर इज इक्वल टू एमसी भी निकल सकता है, बट हमारे पास यहाँ पर टीआर और टीसी की इन्फॉर्मेशन है, तो फिलहाल हम लोग टीआर और टीसी से निकाल सकते हैं। हम इसी से एमआर और एमसी भी से भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग यूजुअली टीआर और टीसी से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए प्रॉफिट को हम पाई से दिखा रहे हैं, तो पाई इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, ये करके आपको प्रॉफिट का फंक्शन मिल जाएगा। टीआर का फंक्शन जो आपने निकाला है वो रख लीजिए, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टीसी का फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 111x प्लस 50। ओपन कर लीजिए और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए।
अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो अंदर वाले सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा खोलते वक्त। 100x और जो 111x है, इसको हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये -11x हो जाएगा। ठीक है, -11x हो जाएगा। और आपका ये जो -x² है और +7x² है, ये आपका +6x² हो जाएगा। और -1/3 ही रहेगा एंड -50। ठीक है, तो पाई के फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू -1/3 x³ +6x² -11x -50। अब ये जो आपका पाई का फंक्शन है, ये आपका जो प्रॉफिट का फंक्शन है, इसको आपको इस पर चेक करना है मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो इस पर आप अपनी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो आप मैक्सिमा वाली कंडीशन लगाएंगे। और मैक्सिमा वाली कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी लेस देन 0 आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इसके लिए चेक करते हैं, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, dy/dx। जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं वही लिखते हैं ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 x³ का डिफरेंशिएशन -x²। ठीक है, +12x -11 एंड ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है d2π/dx2। सेकेंड बार डिफरेंशिएट करिए, -2x +12। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर है और मैक्सिमा क्या होना चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो इस केस में अभी हम लोग चेक करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी हम लोग बस सेकेंड डेरिवेटिव डिराइव किया है, दोनों कंडीशन आपने लगा ली है। अब आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमेशा जब भी आपसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट की बात करेगा, तो ये जो आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जो आपका आता है इक्वल टू 0 करके, इससे आप आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आपका क्या था, आउटपुट था। तो इस फंक्शन को यूज करिए, फैक्टराइज करिए और बताइए कि एक्स की क्या वैल्यू आएंगी। ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन है जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो -x² +12x -11 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए और देखिए एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी या तो 1 आ रही है और या तो 11 आ रही है। अब इस प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो इन दोनों में से कोई एक लेवल ऑफ आउटपुट ही होगा जो कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो ये पता लगाने के लिए कि इस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा जब ये 1 यूनिट बनाए या तब मैक्सिमाइज होगा जब ये 11 यूनिट्स बनाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2x +12, इसमें आप x की वैल्यू 1 और 11 बारी बारी से रख के चेक करिए। पहले x की वैल्यू 1 रखिए और देखिए कि इस फंक्शन की टोटल वैल्यू क्या आ रही है। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बताइए। 10 आ रहा है।
ठीक है, और जब आपने x की वैल्यू 11 रखी, तब देखिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है। -10। तो हमें सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या कह रही थी मैक्सिमा की, कि जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नेगेटिव हो, तो हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू हम 11 रख रहे हैं, तब हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये जो प्रोड्यूसर है, जब ये 11 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाएगा, तब इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्योंकि तब हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नेगेटिव आ रही है, जो बताती है कि हमारा जो पॉइंट है, ये वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो इसके लिए आप कहेंगे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट होगा, वो आपका x इज इक्वल टू 11 यूनिट्स होगा। यानी कि जब ये प्रोड्यूसर 11 यूनिट्स बनाएगा, तब इसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये आपने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वर्कआउट कर लिया कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यानी वो आउटपुट का पता लगाइए जिस पर कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने 11 ये -10 नहीं लिख देंगे, 11 लिखेंगे। -10 से प्रूव कर रहा है कि 11 यूनिट्स पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब आपको पता है कि कितना एक्स आप बनाएंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वो आपका 11 है। तो जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ये इसमें आप x की वैल्यू 11 रखिए, और जो भी पाई की वैल्यू आएगी, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने x की वो वैल्यू रखी होगी इस फंक्शन में जिस पर कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास है, आप उसमें x की वैल्यू 11 पुटअप करिए और बताइए कि पाई की वैल्यू क्या आ रही है, और जो भी पाई की वैल्यू आएगी, वो आप कहेंगे कि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो ये प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है। चेक करिए और बताइए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। लास्ट वाला आकाश ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पता लगाना है कि एक्चुअली में, मतलब रुपीस में या जो भी है, उसका प्रॉफिट एक्चुअली में एब्सोल्यूट सेंस में हो कितना रहा है। तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन है जो हम लोग ने वर्कआउट किया था, पाई वाला। तो हमें अगर इसमें x की वैल्यू पता हो तो हम प्रॉफिट वर्कआउट कर सकते हैं। बट ये कैसे प्रूव होगा कि x की जो वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं उस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? ये ऐसे प्रूव होगा कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि जब x की वैल्यू 11 होगी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, बिकॉज हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नेगेटिव आ रही है। तो इसलिए हम x की वैल्यू 11 रखेंगे इस प्रॉफिट के फंक्शन में, यानी कि x क्यूब की जगह हम 11 क्यूब, x स्क्वायर की जगह 11 स्क्वायर एंड 11x की जगह 11 इंटू 11। इस तरह से करके आप प्रॉफिट की वैल्यू निकालिए, और आप प्रूव करेंगे कि वो जो प्रॉफिट की वैल्यू आई है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, बिकॉज हम ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर कंडीशन प्रूव कर चुके हैं कि x की वैल्यू जब 11 होगी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और किसी नंबर ऑफ यूनिट्स पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा। और क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट को के लिए प्रूव करना है ये चीज। इसको डिवाइड करिए अनुपम, आप लोग फ्रैक्शन में नहीं दे सकते प्रॉफिट। टू अगर देखिए डेसिमल में आ रहा है, सॉरी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आप लोग छोड़िएगा, क्योंकि वो यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके छोड़ा जाता है। बाकी नहीं तो आप अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं, बट फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा। यूजुअली राउंड में ही आता है आपका, बट कई बार आपका फ्रैक्शन में आता है तो वो डेसिमल प्लेसेस पे आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट आपका 111.33 आ रहा है। आप लिखेंगे कि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो ये प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है, और आप क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो लॉन्ग में आते हैं आप लोगों के, मतलब एक कंप्लीट लॉन्ग का क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पूछेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछेगा, और आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन वर्कआउट करना होगा। ठीक है,
तो ये हमने आप लोगों के साथ एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को जो भी मिले वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कल वाली क्लास में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हैं सारे मार्केट के ही बेस्ड क्वेश्चंस, बट अलग अलग किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस आज जो ये जो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन मिले अनसॉल्व में वो आप सॉल्व करिएगा। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आशुतोष कुमार, मुझे नहीं पता आप लोग का पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अब ये तो कोविड की कंडीशन पर डिस्कस करेगा, कि कोविड कैसा जा रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल क्लासेस तो ऑनलाइन ही है। देखिए कोविड के केसेस अभी तो बढ़ ही रहे हैं, तो अभी तो मत ही मानिए कि ऑफलाइन कुछ सीन है, बट प्रिपरेशन इसी हिसाब से करिए कि अगर ऑफलाइन हो गया तो आप लोग दे पाए। अनुभव, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर राइटिंग कुछ ऐसी नीड नहीं है, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल उसको बस सॉल्व करते जाना है। और क्वेश्चन में जो जो चीजें पूछ रहा है आप बस वो लिखते जाइए, कि जैसे आपने एक्स की वैल्यू निकाल लिया कि 11 यूनिट्स आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा था कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है, तो आप कहिए कि ये जो एक्स की वैल्यू 11 है ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वैल्यू है। फिर आपने प्रॉफिट निकाल लिया कि पाई की वैल्यू 111.33 है, तो आपने कह दिया मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ये जो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, तो ये आप यहाँ पे जब ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो इसमें लिख दीजिएगा कि एज पर द थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, जो आपका प्रॉफिट है वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएं या कोई ऐसी कंडीशन लगाएं जो आपको इस क्वेश्चन से नहीं पता चली है बल्कि आपको पहले से पता है इकोनॉमिक थ्योरी की वजह से, वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अनुपम, कल की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, थोड़े से और इस टाइप के डिफरेंट टाइप के डिस्कस कर लें, तो कल की क्लास में आप लोगों को हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। क्लास ओवर होने वाली है, फिर हम लोग बाकी की चीजें कल की क्लास में डिस्कस करते हैं।